हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। हीट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखिए, हीट वर्ड जो है हम काफ़ी बार अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी। तो एक्चुअल में हीट होता क्या है? हीट इज़ डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म क्यू। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। ऑलरेडी ये मैंने नोट्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आप लोग अगर चाहेंगे तो इसमें से देख के ही अपने नोट्स बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, हीट क्या होता है, इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की विच इज़ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज की जाती है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग हम पढ़ चुके हैं। जिस भी चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम होता है। जैसे मान लो ये एक बीकर या फिर एक बॉक्स मैंने ले लिया, वो मेरा सिस्टम हो गया यहाँ पे, और उसके अलावा जितना भी एरिया बच गया वो सारा का सारा क्या है? सराउंडिंग। तो जो एनर्जी है यहाँ पर, उसका एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग। किस वजह से? या तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा या सराउंडिंग से सिस्टम में, लेकिन डिफरेंस किस वजह से होगा? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। अगर मान लो मैंने एक कप रख दिया और उसके अंदर मैंने गर्म चाय डाली हुई है, तो उस टाइम पे क्या हुआ? सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम जो है वो उसका हीटिंग इफेक्ट है, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे और सराउंडिंग के अंदर कम है। तो इसका मतलब एनर्जी एक साइड से दूसरी साइड के अंदर ट्रांसफ़र होगी। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज़ के बीच में डिफरेंस जनरेटेड है वहाँ पे। और डिफरेंस भी किस वजह से? टेम्परेचर का है उनमें। एक चीज़ गर्म है, एक ठंडी है, तो ओबियसली जो जो हमारी एनर्जी है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इसे ही हम हीट कह रहे हैं। मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती, इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे ही पढ़ें। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म क्यू। स्मॉल क्यू से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्यू जो है, इसके आगे भी साइन लगा हुआ होता है। कई बार आपको पॉजिटिव साइन लगा मिलेगा, कई बार नेगेटिव। ऐसा किस रीजन की वजह से करते हैं? जब भी जो हीट है गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, अगर सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर जा रही होगी, जो हमने अपना सिस्टम यहाँ पे चूज़ कर रखा है, उसमें से हीट एनर्जी अगर सराउंडिंग में जा रही होगी, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? जो क्यू का साइन है, जो हीट का साइन है, वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव साइन से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर जस्ट इसके अपोजिट होता है कि अगर हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम जो है हमारा वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सराउंडिंग में से, तो उस टाइम पे हमेशा जो हीट है उसे पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे। अब यूनिट क्या होती है हीट की? जूल या फिर कैलोरी। सिंपल जो इसकी यूनिट है वो जूल या फिर कैलोरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 1 जूल जो होता है वो कितने के इक्वल होगा? 4.184 जूल के इक्वल रहता है। ठीक है, 4.184 जूल्स के इक्वल रहेगा। वर्क और हीट दो ऐसी टर्म्स हैं यहाँ पे जो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होती हैं। आर नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों नहीं होती हैं? बिकॉज देयर वैल्यूज़ डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ है वो पाथ, किस पाथ को ये फॉलो कर रही हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। तो ये स्टेट फंक्शन नहीं होंगे। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अब स्टार्ट होता है हमारा। बेसिकली जो थर्मोडाइनमिक चैप्टर है वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब थर्मोडाइनमिक्स की फर्स्ट लॉ क्या कहती है? इट इज़ द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये कह रहा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है कि एक ऐसी लॉ है जो सिर्फ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को स्टेट करती है। ये क्या कह रही है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती रहती है हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। ना तो एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं हम? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करवा सकते हैं। या फिर इन अनदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स किस किस से मिलके बना होता है? सिस्टम और सराउंडिंग से। तो जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऑल्दो इट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिर्फ क्या होता है कि वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर।
इट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कॉन्स्टेंट, कि अगर हम किसी सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं या फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसकी एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। इसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ एक एग्जांपल्स को समझेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे वो हमने लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम जो वाटर है उसका डिकम्पोजिशन करेंगे। वाटर ले रखा है H2O, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हमने यहाँ पे 285.8 किलो जूल की, तो ये कन्वर्ट हो गया H2 प्लस हाफ O2 के अंदर। क्लियर, दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे H2 और O2, और किससे बने हैं ये, लिक्विड H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर लिया था। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास आउट करवाया, इतनी अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी पास आउट करवाई गई, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, इसका मतलब है कि हमें वाटर के डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ी वो कितनी थी, 285.8 किलो जूल थी। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर को डिकम्पोज करने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब क्या है, जब H2O2 आपस में मिल के कंबाइन होके H2O बनाएंगे, तो इतने ही अमाउंट में वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। यानी 285.8 किलो जूल एनर्जी जो है वो वहाँ पे क्या होगी, सेम अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। 1 मोल वाटर बन गया यहाँ पे, और उतनी सेम अमाउंट में, जितने अमाउंट में यहाँ 1 मोल वाटर को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमने दी थी, जब 1 मोल वाटर बना तो उस टाइम पे उतनी ही एनर्जी क्या हुई, उसने रिलीज़ कर दी। इसका मतलब ये स्टोर्ड रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है सिर्फ। ओके, तो मैथमेटिकली द लॉ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। मैथमेटिकली जो थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल यू इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू क्या है, अभी हमने पढ़ा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और डेल यू क्या है, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे क्यू प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो इफ़ वर्क डन इज़ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर ऐसा होता है कि जो वर्क डन है, यानी ये जो है ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो वहाँ पे डब्ल्यू कितने के इक्वल आ जाएगा, माइनस पी डॉट डेल वी के इक्वल आ जाएगा। डब्ल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, तो डेल यू कितने के इक्वल हो जाएगा, माइनस पी डॉट डेल वी प्लस क्यू एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, क्यू यहीं रहेगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो डेल यू प्लस पी डेल वी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, ये छोटी सी टर्म है। एक इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, जो वर्क डन है, तो उस टाइम के ऊपर डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट डेल वी। ये हमने पिछले डेरिवेशन के अंदर ये टर्म आपने पूरी सॉल्व करके निकाली थी, वही चीज़ है। तो W की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस पी डॉट डेल वी। अगर इस इक्वेशन को मैं Q की फॉर्म में, यानी हीट एनर्जी की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो Q की फॉर्म में यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है। आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंप्लीट। यहाँ पे इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हर एक जो टॉपिक है उसके साथ में आपको 1 या 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर बता के जाती हूँ, वो आप अपने अलग से नोट्स के अंदर साथ साथ इंक्लूड करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखिए, ये कह रहा है कि हमने अभी पीछे बात की थी कि हीट और जो वर्क डन होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। क्लियर, यही बात की थी हमने। बट डेल यू किसके इक्वल होता है, हीट प्लस वर्क डन के इक्वल, क्यू प्लस डब्ल्यू। और जबकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा एक स्टेट फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमेशा डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। इसे कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। इनफैक्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ द एनर्जी एंड व्हाट इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ द एनर्जी। तो डेल यू इज इक्वल टू किसके आ जाता है, U2 माइनस U1 की। तो ये स्टेट फंक्शन है, जबकि ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। आपसे कोई पूछ भी सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अगर कभी भी आइडियल गैस है और उसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपने फाइंड आउट किया था कि जो वर्क डन होता है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो ये कह रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसका मतलब जो हीट एनर्जी है, जो टेम्परेचर, वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो डेल यू किसके इक्वल हो जाएगा, वहाँ 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर डेल यू है वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो क्यू किसके इक्वल होगा, माइनस डब्ल्यू के। भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन है किसी भी आइडियल गैस के लिए, तो इसका मतलब है डेल यू की वैल्यू 0 रहेगी।
यहाँ पे डेल यू हमने ले रखा है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो सिर्फ क्या बचेगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के इक्वल। दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरीके से इसे प्रिपेयर करें, नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर लें।